हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं केम राठौर, कोटा से। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एटम स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे हम बात करते हैं कैथोड किरणें, एनोड किरणें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के आवेश व द्रव्यमान के अनुपात का निर्धारण, साथ में इलेक्ट्रॉन के आवेश का मेजरमेंट मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग के द्वारा, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और रदरफोर्ड मॉडल के दोष लिखे थे, नहीं लिखे थे? लिखे थे ना? दोष नहीं लिखे थे? हो गए ना कंप्लीटली? चलो ठीक। हो गया था, ठीक है। चलो आज हम पढ़ेंगे इसी क्रम में आगे की ओर। कुछ डेफिनेशंस हैं, परमाणु संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो हैं सम डेफिनेशंस, अर्थात कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं, ठीक है। चैप्टर चल रहा है हमारा, वो है एटम स्ट्रक्चर, यानी कि थोड़ा नीचे लिखते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा, वो है परमाणु संरचना, एटम स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लास 11, ठीक है, केमिस्ट्री। और एटम स्ट्रक्चर आज हम बात करेंगे इसी क्रम में आगे की ओर। कुछ डेफिनेशंस के बारे में, कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है, किसे कहेंगे न्यूक्लियॉन? न्यूक्लियॉन का मतलब होता है कि जो परमाणु हैं, उस परमाणु के सेंटर में नाभिक उपस्थित होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। और उस नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि जो परमाणु हैं, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो हमारी डेफिनेशन होगी इसकी, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि न्यूक्लियन क्या है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, और उस नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो हम लिखते हैं नीचे, न्यूक्लियॉन बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनको संयुक्त रूप से हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। इसके बाद दूसरी परिभाषा हमारी आती है, वो है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। और परमाणु क्रमांक जो हैं, उस परमाणु क्रमांक को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? जेड से। परमाणु क्रमांक क्या है?
परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो धनावेशों की संख्या है, धनावेश से मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन्स है, इन्हीं प्रोटॉनों की संख्या में कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। चाहे परमाणु पर कोई भी आवेश आ जाए, प्रोटॉनों की संख्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है ना? तो हमें ध्यान रखना है कि परमाणु क्रमांक होता क्या है, किसे कहेंगे परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक का सीधा मतलब ये हुआ कि जो परमाणु हैं उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या यानी प्रोटॉनों की जो संख्या है वो उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो याद रखना है परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ उसकी, और याद क्या करो डेली का डेली, जो पढ़ाया जाता है उसको डेली हमें याद करना होगा। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी तरीके से आप सीखोगे कि पढ़ने का मजा आ जाएगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी परमाणु के नाभिक में जो धनावेश हैं उन धनावेशों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक बराबर एटॉमिक नंबर इक्वल क्या होगा, नाभिकीय धनावेश, नाभिकीय धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या बराबर क्या होगा, कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो धनावेश कहाँ स्थित होते हैं, नाभिक में, इसलिए कहा हमने नाभिकीय प्रोटॉनों की संख्या मतलब धनावेशों की संख्या। धनावेशों की संख्या से मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या से। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन लिख सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन। और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ गति कर रहे हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में। क्योंकि हमने बात की थी कि जो परमाणु होता है, आप देख सकते हैं कि माना कि कोई परमाणु है, इस परमाणु के सेंटर में क्या है, नाभिक, और नाभिक में क्या उपस्थित है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर क्या होते हैं, विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं जिन्हें हम कोश कहते हैं, जिन्हें कक्षा कहा जाता है। और इन कक्षाओं में कौन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कक्ष वर्ड क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ में गति करते हैं जिसे हम ऊर्जा स्तर कहते हैं, कोश कहा जाता है या कक्षा कहा जाता है। तो ध्यान रखना होगा, में परमाणु क्रमांक Z से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर क्या होगा, नाभिकीय प्रोटॉनों की संख्या यानी धनावेशों की संख्या बराबर होगा कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नोट कर लिया हुआ यहाँ तक सब बच्चों ने, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है आपको, वो भी मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूँ। देखिए आप, यदि परमाणु उदासीन है मतलब न्यूट्रल है, यदि परमाणु क्या है, उदासीन है, तो उस परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होगी, समान होगी। बराबर लिखा भी हाल हमने, कोई भी परमाणु हुआ, उस परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतना उसका परमाणु क्रमांक होगा, और जितने प्रोटॉन हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है। क्लियर है ना। जैसे हम बात करते हैं सोडियम है, कोई भी एलिमेंट लिया हमने, सोडियम लिया, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, तो प्रोटॉन कितने बेटा, 11,
किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, यह तत्व का प्रतीक होगा, और जेड यहाँ पर क्या लिखा होगा, परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो लिखा होता है वो द्रव्यमान संख्या होती, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं सोडियम, जिसका प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटा, 11 होंगे। कब, जब परमाणु उदासीन है तब। अभी न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं, आवेश का मतलब प्लस माइनस, तो कोई आवेश है नहीं, तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतने उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है ना? तो ये बात समझ में आएगी आप लोगों को। अब देखते हैं आगे की ओर। तो मैं आपसे बात कर रहा था, उदासीन परमाणु में, इसके नीचे रो लगा के लिखना है आपको, उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, समान होती है, बराबर रहेगी। जैसे हम देखें, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये हमने सोडियम लिया है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। हमने लिया है जैसे क्लोरीन ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो प्रोटॉन कितने इसके अंदर, 17। ये जो नीचे संख्या लिखी हुई है ये इसका परमाणु क्रमांक है, और जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन हैं उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है ना? तो ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट आ जाए, जितना परमाणु क्रमांक उसका है उतने उसमें प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन हैं उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये नोट कर लिया होगा। देखिए आगे, अब मान लीजिए हम बात करें कि कोई परमाणु है, उस परमाणु पर धनावेश आ जाए। अब धनावेश किस पे आता है, ये प्रोटॉन, धातु परमाणु है, धातु परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। अक्रिय गैस का मतलब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट वो कर लेता है, जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। अष्टक नियम पढ़ते हैं, अष्टक नियम उसको कहा जाता है। बात करेंगे इसका आगे, एक चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, वहाँ हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल क्या है, अष्टक नियम क्या होगा, उसको अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, परमाणु, किसी परमाणु के द्वारा, किसी धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर होता है, तो किसी धातु परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, यदि इलेक्ट्रॉन लूज करता है हो, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनता है। किसी धातु परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनते हैं, धनायन बनते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की तुलना में क्या होगी, कम होगी, तुलना में कम होती। भाई कम कैसे होती, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हुई, कमी हुई। समझ रहे मेरी बात? किसी भी परमाणु के द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सा आवेश आता है, धन आवेश। कौन सा आवेश आएगा, लिखा है मैंने यहाँ पर, किसी धातु परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बनता है, धनायन बनते हैं। यानी धनावेश आएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना ही क्या आएगा, धनावेश आएगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो +1 आया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए +2 आया, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए +3 आया। तो इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का क्या होता है, नेचर होता है। किसके अंदर, धातु परमाणु के अंदर। तो धातु परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो हमेशा कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। क्लियर है ना? देखिए आप, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यह सोडियम है बेटा। अब सोडियम का विन्यास होता है 2, 8, 1।
इलेक्ट्रॉन विन्यास हम सीखेंगे लिखना आगे की ओर, बताऊंगा कैसे ये आया है। फिर भी आप देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो सबसे भीतरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 लिखा हमने। इसके बाहरी कोष 2 वाली सीरीज है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, इसलिए हमने 8 लिखा। और सबसे बाहरी कोष जो है 3s, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ 1 लिखा है। क्लियर है? अब बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन इसके? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है, क्योंकि ये अपने बाह्यतम कोष में क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करता है। तो ये बाह्यतम कोष में से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देगा, निकाल देगा उसको। तो देखिए आप, ये प्लस चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है। अब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8 रह गए। 8, ये बाह्यतम कोष ये रहा। इसका बाह्यतम कोष ये है, सबसे बाहरी कोष में ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, अब सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर 1 है। तो अष्टक को पूरा करने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना तो आसान है नहीं, तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्यों? और वैसे में हम इस बात को जानते हैं कि जो धातुएं होती, उन धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही ये बाह्यतम कोष क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब कितने बचे? 8। तो बाह्यतम कोष में फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे। क्लियर है? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। परमाणु क्रमांक इसका भी 11 रहेगा, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान रहे, परमाणु पर कोई सा भी आवेश आ जाए, चाहे उस पर धनावेश आए चाहे उस पर ऋणावेश आए, प्रोटॉनों की संख्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना उसमें परमाणु क्रमांक है उतने उसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अब क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? 11। परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर? 11 रहेंगे, क्योंकि उदासीन है 11। अब यहाँ देखो, प्रोटॉन कितने हैं? 11 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 रह गए, क्योंकि इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, प्लस आवेश आया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। तुमने लिखा है यहाँ पर, किसी धातु परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये धनायन बन गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या रही, प्रोटॉनों की तुलना में क्या होती है? कम होती है, कभी भी ज़्यादा नहीं आएगी। धनायन यदि आया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होगी? प्रोटॉनों से कम ही होगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। क्लियर बात है? अब यदि हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का नेचर किस में होता है? अधातुओं के अंदर। यानी जो तत्व हैं उनको 3 भागों में हम क्लासिफाइड करते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे वहाँ बात करेंगे हम कि धातुएं कौन कौन सी हैं, अधातुएं कौन हैं, उपधातुएं कौन हैं, उन सभी के बारे में हम वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? पहले इसको नोट करो। और यदि हम एग्जाम्पल लिखिए इसके अलावा, या हमने एक कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे हमने एल्यूमिनियम ले लिया है, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है और इसका विन्यास होगा 2 8 3। बाह्यतम कोष में से क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसका विन्यास रह गया 2 8। प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 13 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? 13 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उदासीन है। लेकिन जैसे इसने धनायन बनाया, प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है। नोट कर लिया सभी ने? अब देखिए आगे,
अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई अधातु है और उस अधातु के द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, गेन किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर ऋणावेश आता है। कौन सा आवेश आएगा? देखिए आप, यदि अधातु परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ऋणावेश आता है। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में अधिक होती है। देखिए आप, बात की हमने कि मान लीजिए किसी अधातु परमाणु के द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की तुलना में क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब जो पहले थे उससे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो ऋणावेश उस पर आएगा, चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उतना ही ऋणावेश उस पर आता है। जैसे उसको बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो उस पर -1 चार्ज आएगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है तो -2 चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है तो -3 चार्ज आएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है तो -4 आएगा। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, वो प्लस माइनस दोनों इसकी वैलेंसी होती है, +4 और -4। तो ध्यान रहे, प्रोटॉन की तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। जैसे आप देखें, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। ये फ्लोरीन, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। कितना होता है? इसका विन्यास होता है 2-7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2-7। अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 की। तो क्या किया इसने? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते कौन सा चार्ज आया? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? बिल्कुल, माइनस चार्ज इस पर आया है, और इसका विन्यास हो गया 2-8। क्लियर? अब आप देखो, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 9। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9, है ना? उदासीन है, ग्रहण तो करके तो ये परिवर्तन हुआ है इसके अंदर। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 9, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वही रहेगा। परमाणु क्रमांक में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रोटॉनों की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। बात समझ में आई ना? तो मैं आपसे बार बार एक ही बातें कर रहा हूँ कि किसी भी परमाणु के द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। यदि धनावेश आता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, यदि ऋणावेश आता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में बढ़ जाती है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। अब जैसे हम बात करें, ये ऑक्सीजन ले लिया हमने, क्या लिया? ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक है 8। कितना है? इसका विन्यास होगा 2 और 6। अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 की। तो 2 इलेक्ट्रॉन। E माइनस का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने यहाँ E- लिखा हुआ है। तो कितना आया? O-2। बोलो आएगा नहीं आएगा? भाई -2 क्यों आया? क्योंकि उसने अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही माइनस आवेश आएगा।
यदि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो माइनस के 3 आते। क्या हो गया, 2 8, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। प्रोटॉन कितने इसके अंदर, 8 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, लेकिन इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। क्लियर है? इस तरीके से ये हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमाणु क्रमांक पढ़ने के साथ हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में यदि उस पर कोई चार्ज आ जाता है तो किस प्रकार से उनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। हम एक क्वेश्चन देंगे आपको, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने होंगे, तभी हम उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो ये था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है ना? इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में, यानी कि मास नंबर क्या होता है। देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्ड, वो है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान संख्या को ऐसे व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि जो परमाणु हैं, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या। मतलब सीधा सा ये हुआ कि परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन हैं और जो न्यूट्रॉन हैं, यदि उनको टोटल कर लिया जाए, कुल उनको कर लिया जाता है, तो जो संख्या में मिलेगी उसको क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और द्रव्यमान संख्या जो है वो उसके परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। तो ध्यान रखना है, द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को, कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ऐसे व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऐसे। द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के बराबर होती है। किसके भार के बराबर, परमाणु भार, परमाणु भार के बराबर होती हैं, बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या जो है वो परमाणु भार के बराबर है। तो हम लिखेंगे द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो अर्थात हम लिखते हैं ए बराबर प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब जेड से है, परमाणु क्रमांक से है, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस तरीके से हम लिखेंगे द्रव्यमान संख्या को। यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या को जोड़ लिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगी, उसकी द्रव्यमान संख्या प्राप्त होगी। लेकिन मान लीजिए आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ध्यान देना बेटा, न्यूट्रॉनों की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आप न्यूट्रॉनों की संख्या को आगे ले लो, तो क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या माइनस
परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, तो हम लिखेंगे द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक, अर्थात न्यूट्रॉन बराबर होंगे A माइनस जेड। इस तरीके से हम न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। तो सुनिए आप, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या होगी, समान होगी यदि परमाणु उदासीन है तो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये डिपेंड करता है कि उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। समझ रहे मेरी बात? इस तरीके से हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। समझ में है मेरी बात? समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छी तरीके से? बोलो बिल्कुल। अब देखिए, ये था द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को, जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं, ये सोडियम ले लिया हमने, कोई क्या ले लिया, सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 11 है, और द्रव्यमान संख्या इसकी होती 23। कितनी है? तो किसी भी तत्व को जब हम प्रतीक के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो x, ये z यहाँ लिखा है और ये a है। z का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक से, इसको भी नोट कर लेना आप साइड में, परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, उसकी द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या। और x क्या है यहाँ पर, x है यहाँ पर तत्व का प्रतीक, तत्व का। जैसे आप देखो ये लिखा मैंने, ये सोडियम तत्व लिखा तो उसका प्रतीक हो गया। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11 है, और द्रव्यमान संख्या कितनी इसकी, 23 है। क्लियर है ना? इस तरीके ध्यान रखना है। अब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 11। बोलो है कि नहीं? क्योंकि प्रोटॉन कितने इसमें, जितना परमाणु क्रमांक है उतने प्रोटॉन रहेंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन कितने, 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे याद करोगे, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस जेड। A का मतलब कितना, 23 माइनस 11, 23 में 11 लेस कर दो, कितना आया, 12 आया। तो मतलब ही सीधा सा ये हुआ कि सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने, 11 हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11 हैं, लेकिन न्यूट्रॉन कितने, 12। क्योंकि इसमें से इसको हमें लेस करना है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को लेस करना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। क्लियर है? जैसे ये नोट कर लो, इसको एग्जाम्पल में नोट कर लो। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, ये मैंने सोडियम दिया था यहाँ पर Na 1123। एक क्वेश्चन देखिए आप, Br 3580 ब्रोमीन है जिसका परमाणु क्रमांक 35 है और द्रव्यमान संख्या 80 है, में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। एक एलिमेंट दिया आपको ब्रोमीन, और इस ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 दिया हुआ है, परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या 80 दी हुई है, और आपसे कहा है कि इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो हम निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। बोलो है या नहीं, कर सकते हो ना? बिल्कुल। तो नोट कीजिए इसको, और इसका आंसर क्या होगा मुझे बताएं आप। प्रोटॉन कितने हैं, 35 है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
35 और न्यूट्रॉन कितने हैं 45। आ गया, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आप आंसर क्या होगा इसका, ये Br 35 और 80। तो प्रोटॉन कितने होंगे बेटा 35 होंगे, जितने प्रोटॉन उतने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितना आएगा 35। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, A माइनस जेड, और A कितना है हमारे पास 80 माइनस 35 कितना आ गया 45। तो न्यूट्रॉन कितने आए 45। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। एक ऐसा प्रश्न मैं और दे रहा हूं आप लोगों को, चलिए पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की ओर। नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन है अगला, सेकंड क्वेश्चन है यूरेनियम 92-235 92 235 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हमें। तो देखो किस प्रकार से हम निकालेंगे। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी परमाणु के अंदर जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यदि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा लिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखते हैं, देखिए आप जेड कितना है इसका 92, और ए क्या है 235 235। यूरेनियम 92 235, तो प्रोटॉन कितने होंगे 92 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 92 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने 235 माइनस 92। ठीक है, कितना आया 143। कितना आया, तो 143 क्या होंगे, यही आया ना आंसर। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 143। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा, डिफरेंट होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि समान हो, समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी द्रव्यमान संख्या किस प्रकार है और परमाणु क्रमांक क्या है उस पर। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन हमारे पास वो इस प्रकार से हैं, देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, एक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 16 है, तो धातु का प्रतीक क्या होगा, यह प्रश्न आपसे पूछा है कि एक तत्व है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 16 है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर 18 हैं, और द्रव्यमान संख्या उसकी 16 है। लिखा है ना यहाँ पर, सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या आपको दे रखी है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 हैं, प्रोटॉन कितने 16 हैं, और न्यूट्रॉन भी कितने 16। और आपसे कहा है कि इस तत्व का प्रतीक क्या होगा। यदि हम इसका द्रव्यमान संख्या निकालनी हो तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। बता सकते हैं आप क्या प्रतीक होना चाहिए, 16 नंबर पे कौन आता है। आपको परमाणु क्रमांक याद है, 30 तक तो याद होंगे नहीं, याद बिल्कुल भी याद क्या करो, एलिमेंट को याद करो।
देखो सुनो, सल्फर हैं। क्या हैं? सल्फर। देखो सबसे पहले हम इस लाइन के अंदर ढूंढना है तत्व का प्रतीक का कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले जाना है आपको कहाँ पर? प्रोटॉनों की संख्या पर। प्रोटॉनों की संख्या से आपको यह पता लगेगा कि तत्व का प्रतीक क्या है, कितने नंबर पे आ रहा है वो। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व के परमाणु क्रमांक को निर्धारित कर रही है। समझ रही मेरी बात? तो ये देखते हैं, हमें ये पता लगाना है कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी। यदि ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिए जाते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। तत्व के प्रतीक का पता कैसे लगाओगे? प्रोटॉनों की संख्या से। तो प्रोटॉन कितने यहाँ पर? 16। प्रोटॉन कितने हैं? 16 हैं। तो 16 नंबर पे क्या आता है? सल्फर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या 16 हैं। अतः तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होने से इसका प्रतीक सल्फर है। सल्फर होना चाहिए या सल्फर है, लिख लो सल्फर है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। 18 हैं, अर्थात सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं, ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है, अतः तत्व का प्रतीक S-2 होगा। क्या होगा? S-2। ये सल्फर रहा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 16 है, और द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है? 32 है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इस पर चार्ज कितना आएगा? -2 आएगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने? 16 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 18 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित और क्वेश्चन जो हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक एक टेबल हम बनाएंगे यहाँ पर, और उस टेबल में आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या क्या दे रखे हैं उसकी पूर्ति करनी होगी। जो नहीं दिए हुए हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे आगे की ओर।